होते हैं बस थोड़े ट्रिकी, क्योंकि टॉपिक आसान है ना, तो बस हम इसमें ट्रिक ज्यादा लगाते हैं। जैसे कि कोवलेंट सॉलिड कौन सा है, तो कोवलेंट सॉलिड आपके पास नजर आएगा कौन, या तो डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, सही, बकीबॉल, सही, आपके पास कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं। फिर अगर आपको वो 7 क्रिस्टल सिस्टम नहीं याद होंगे तो आप ये मिस्टर मार्क नहीं कर सकते। अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं, आपको याद रखना है। टेम्परेचर वाइड रेंज होती है। फिर वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सरफेस ऑफ जो है वो लिक्विड से मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाते हैं, दैट इज एवापोरेशन। इस तरह के एमसीक्यूज थे। लेकिन आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में केमिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ा था, जरा बताइए, ताकि अंदाजा तो हो कि कहाँ तक पहुंचे थे। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था और हमने इसकी यूनिट भी निकाली थी। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड। ये रेट एक्सप्रेशन कैसे आता है, अगर आप जिसे कहते हैं कि हमारे पास रेट एक्सप्रेशन मौजूद है, तो रेट एक्सप्रेशन एक्चुअली रिलेशन है, किसके दरमियान है, रिलेशनशिप बिटवीन rate and active mass of reactant। सही है, ये इनके दरमियान। लेकिन रेट एक्सप्रेशन एक्चुअली आपको जिसने बताया है, व्हाट इज दिस, इट इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, जिसे आप लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, मास एक्शन का मतलब है यहाँ पर क्या है, एक्टिव मास। और अगर आप एक्टिव मास को देखना चाहते हैं तो हम उसे क्या कहते थे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और इस मोलर कॉन्सेंट्रेशन को आप फॉर्मूला में कैसे जो है वो राइट करते हैं, दैट इज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, या फिर होता है मोल पर लीटर। चलिए, ये है आपके पास रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड बात। लेकिन रेट एक्सप्रेशन लॉ ऑफ मास एक्शन से कैसे बनाया जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बात समझा रहा है कि rate of reaction is directly proportional to the active mass of substance। किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा उसका रेट भी क्या होगा, ज्यादा। लेकिन हमें तो रिएक्शन की बात करनी है ना, तो रिएक्शन अगर आपके पास A plus B इट फॉर्म्स प्रोडक्ट, तो एक्टिव मास क्या हो सकता है और किसका, प्रोडक्ट का। इंपॉर्टेंट नहीं है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट। तो आपने क्या लिखा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of all reactants involved in it। यानी आप जब किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आप उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं। यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इसका मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन कम होने के चांसेस हैं, बिल्कुल सही है, ये बात हमें पता चली। लेकिन रेट एक्सप्रेशन इसके लिए कैसे लिखेंगे, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगी तो रेट इक्वल्स टू के, और यहाँ क्या आएगा, ए इनटू बी। इसका मतलब ये कहलाता है रेट एक्सप्रेशन, जिसे आप कहते हैं दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट एंड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। सही है। अब अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर आप के किसे कहते हैं, के कहलाता है रेट कांस्टेंट। सही है, के क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट। यानी ये सिर्फ कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, बल्कि ये वो रेट कांस्टेंट है जिसके लिए आप ये बातें कह सकते हैं कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। यानी इट्स वैल्यू वैरीज विद टेम्परेचर। इसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती है, चेंज। अच्छा, इससे ना हमने एक और बात भी देखी, और वो एक और बात ऐसे है कि इट इज इंडिपेंडेंट। क्या कहा मैंने, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है।
इसका मतलब आप इसे एक और नाम भी दे सकते हैं विच इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। सही है, क्या कहा मैंने, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब आपके पास गौर से देखें पहले बोर्ड पर, रेट इक्वल्स टू के ए इंटू बी, कोई भी रिएक्टेंट हो, एक या एक से ज्यादा, जितने भी हैं, जरूरी नहीं है हमेशा दो रिएक्टेंट होंगे, लेकिन अगर आपके पास concentration of reactant या active mass of reactant when becomes 1 molar, 1 मोलर कहूं या यूनिट कहूं, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन 1 के बराबर हो जाए, तो आप जानते हैं कि इस वक्त मैं आपसे जो बात कहूंगी शायद आप उसे फौरी तौर पर टिक कर लें कि रेट इस वक्त किसके बराबर हो चुका है, या कि इस वक्त किसके बराबर हो चुका है, रेट। इस वक्त इस जो है वो रेट कांस्टेंट को आप किसका नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। आप इसे किसका नाम देते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अच्छा, रेट कांस्टेंट की खास बात और है कि इट रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो उस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या रहेगा, सेम। चलिए, लेकिन मुझे यहाँ पर जो एक और बात करनी है वो ये कि इसकी यूनिट पर क्या बात हो, सही है, इस पर बेटा यूनिट। अच्छा, यूनिट पर ऐसी बात हो सकती है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऐसे है, कॉन्सेंट्रेशन आप किसके लिए देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा रिएक्टेंट ए मौजूद है। चलिए हम इस पे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नजर आ रहा होगा आपको। सही है, फिर मैंने लिखा यहाँ पर रेट इक्वल्स टू के और यहाँ क्या आया ए, लेकिन मैं तो यूनिट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, किसकी यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। मैं यहाँ से के लिखूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्या किसी को याद है कि रेट ऑफ टेंशन की यूनिट क्या थी, हमने लास्ट क्लास में बकायदा प्रेडिक्ट की थी, मोल पर पीएम क्यूब पर सेकंड। और अगर मैं आपसे कहूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की यूनिट क्या होगी, तो आप कहेंगे मिस दैट इज मोल पर डीएम क्यूब। कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है, मोल पर डीएम। और इस वक्त जो रिएक्शन है वो आपके पास क्या है, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स इस वक्त किसकी यूनिट है, रेट कांस्टेंट की। और किस सिचुएशन में है, जब यहाँ पर ए पर कौन सी पावर मौजूद है, 1। हम इसी चैप्टर में आगे जाकर एक वर्ड और सीखेंगे दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपसे कभी ये कहा जाए कि अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो बताओ उसकी यूनिट क्या होगी। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर पावर क्या है, 1। तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर उसकी यूनिट क्या निकलेगी, दैट इज सेकेंड इनवर्स। सही है, नोट डाउन करें जरा। मिस सेकेंड इनवर्स को इनवर्स करके लिख सकते हैं, नहीं ये कोई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड वाली बात नहीं है। सही है,
नोट डाउन करना है या पिक्चर लेना है तो बता दीजिएगा। हाँ बेटा, चलो अब जरा मुझे एक और बात बताओ कि अगर यहाँ दो रिएक्टेंट आ जाए तो फिर यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट क्या हो सकता है, और अगर कोफिशिएंट 2 आ जाए तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो सकती है। मेरी इन दोनों बातों का जवाब पहले तो आप ट्राई करेंगे विद इन 2 मिनट्स और फिर मैं आपको इसका जवाब जल्दी दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर क्यों है, क्योंकि हर हाल में पावर क्या रहेगी या सम ऑफ द पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा। आप जरा इसकी यूनिट सोचते हैं पहले, फिर उसके बाद निकालेंगे इसका यूनिट। पहले आप लोग सोचें। पहले वाले का तो मोल पर मोल पर डेसिलीटर पर सेकंड, पर मोल पर डेसिलीटर क्यूब। अच्छा, आपने कहा यहाँ आएगा के इक्वल्स टू रेट, और फिर यहाँ आएगा ए के ऊपर पावर क्या आनी चाहिए, जो। यहाँ तक तो हम सब पहुंच गए कि रेट कांस्टेंट का फॉर्म है। रेट की यूनिट क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर। यहाँ से 1/1 क्या हो गया, कैंसिल। बाकी क्या बचा, सेकेंड इनवर्स, फिर क्या बचा, मोल पर डीएम। ये डीएम क्यूब जब यहाँ डिवाइडर में आएगा तो नेगेटिव की बजाय क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है इस वक्त इसकी यूनिट बने मोल क्यूब। अगर मैंने मोल क्यूब नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि क्यूब तो इसमें नहीं आ सकता, है ना, सिर्फ क्या रहेगा 1। और कौन सा 1, ये रहा मोल। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, मोल माइनस। फिर क्या है डी एन क्यूब, फिर क्या है सेकेंड इनवर्स। ये है फिलहाल इसका जो है कोई यूनिट। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसे आप कहते हैं कि हाँ जी अब यहाँ पर रेट है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है बी, तो मुझे लगता है आपको फिर से वही सिचुएशन देखने को मिलेगी, और वो क्या, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड अपॉन, फिर क्या होगा मोल पर डीएम क्यूब, और फिर क्या आएगा मोल पर डीएम क्यूब। सही, इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर से कैंसिल, और इसका मतलब यूनिट क्या होगा, सेकेंड। इसका मतलब जब कभी भी आपसे ये कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर में यूनिट, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा, और सेकेंड ऑर्डर का मतलब ये हो सकता है कि या तो एक ही रिएक्टेंट दो बार है या फिर दो रिएक्टेंट डिफरेंट मौजूद है। सही है, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। चलिए अब जरा मुझे थर्ड ऑर्डर के लिए जो है कोई यूनिट राइट करके बता दें जल्दी। थर्ड ऑर्डर की सिचुएशन आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते, या तो कोफिशिएंट 3 लगा लीजिए या फिर 3 डिफरेंट रिएक्टेंट ले। मैं आपको इक्वेशन बना के देती हूँ और आप मुझे इसके लिए बताएंगे कि यहाँ क्या सिचुएशन है। चलो शाबाश, जल्दी से। जो दो ब्रैकेट्स नीचे डिनोमिनेटर होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, हमारे ऑर्डर का 3 4 -2 पर सेकंड। चलिए एक मिनट और आपको भी देख रहे हैं ताकि वो देख सकें।
तो क्या आंसर आ रहा होगा? मैंने सिर्फ एक ही को सॉल्व किया और मैंने लिखा रेट और यहाँ लिखा ए क्यू मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड अपॉन यहाँ पर क्या आएगा मोल पर डीएम क्यूब और यहाँ क्या आएगा आपके पास क्यूब। इसमें से वन कैंसिल आउट किया बाकी दो बचेंगे इसका मतलब है मोल पर स्क्वायर था और डीएम अब होने की राह बल्कि क्या हो गया 6 तो मैंने लिखा डायरेक्टली डीएम 6 मोल माइनस टू सेकेंड इनवर्स। सही है ये किसका है थर्ड ऑर्डर के सही कौन से ऑर्डर के लिए थर्ड। पहले बताओ यहाँ तक क्लास समझ में आती है ये भी हमने जितनी कहानी पढ़ी है वो रेट एक्सप्रेशन लिखने से लेकर यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट तक पढ़ी है सही है। इसके बाद जो हमारे पास मेन बात है वो ये है फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स फैक्टर्स ऑन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। यानी वो फैक्टर्स जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है डिपेंड करता है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और जरा आप ध्यान से पढ़िएगा। मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप कहेंगे मैं यही तो बात हम इतनी देर से कर रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन ने हमें बताया ही यही है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल की जाए तो रेट भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा और अगर हाफ की जाए तो रेट भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे रिलेटेड सवाल सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा 2a प्लस बी इट फॉर्म्स प्रोडक्ट। सही यहां कहा गया प्रेडिक्ट रेट व्हेन concentration of A and B डबल। आप इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दें डबल कर दें तो क्या प्रेडिक्ट करना है आपने रेट। अब जरा बोर्ड पर देखते हैं और मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सबसे पहले एक की बात करते हैं यहाँ मैंने क्या लिखा एक लेकिन ये टू यहाँ पे क्या आ रहा है पावर। सही है अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल की है एक की। डबल करने का मतलब फॉर एग्जाम्पल ये वन थी और यहाँ पे क्या हो गई है टू। तब आप जरा सामने देखिए और मुझे बताइए क्या कोई मुझे बता सकता है रेट यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स। ऊपर स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। यानी सारा चेंज किसकी वजह से आ रहा है पावर की वजह से। चलिए लेकिन अगर मैं यही काम बी के लिए देखूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी। क्या बी के ऊपर कोई पावर मौजूद है आप कहेंगे यस मौजूद तो है लेकिन दैट इज वन। लेकिन अगर ये वन है तो इसका मतलब है बी को डबल कर दो तो रेट भी क्या होगा डबल हो जाए। एम आई राइट। इसका मतलब पावर के होने से बहुत फर्क पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए सपोज करो बल्कि पहले से नोट डाउन करो फिर आगे इसको पहुंचाते हैं। हमारे पास जो है क्या कहते हैं स्पीड की वजह से जब बी डबल होगा तो हमारे पास रेट 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। जी रेट डबल होने का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन डबल है और अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल है तो इसका मतलब है रेट डबल है क्योंकि दोनों 1:1 की रेशियो। हाँ भाई ये बताओ अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हाफ हो जाए बोर्ड पर देखें अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाए हाफ तो बताइए रेट पे कितना फर्क पड़ेगा हाँ।
आपने कहा हाफ, लेकिन गौर से देखेंगे तभी जवाब सही देखेंगे। 1/4। रेट कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स। फिर से गौर से मेरी बात देखिएगा और मैं आपसे कहूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ट्राइस हो जाए, यानी 3 टाइम्स या 3-fold बढ़ जाए, मैं इसे कहूँ 3 टाइम्स इंक्रीज। तो अगर मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन 1 से 3 हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपने फिर से यहाँ पे अंदाजा लगाना है कि एक के ऊपर तो पावर क्या थी 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज का मतलब है यहाँ 1 से क्या हो रहा है 3। जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, यहाँ पर क्या रेट भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रेट कितना हो जाएगा जरा बताइए, 6 या 9? 9, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब है कि आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना है, यानी रेट कितना इंक्रीज हो जाएगा? सही, 9 टाइम्स। नेक्स्ट वन, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 1/3 हो जाए, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 1/3 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 1/4। अब बोर्ड पे देखो और मेरी बातों को कोई भी जवाब दोगे, सही है, फौरी तौर पर जवाब आना चाहिए। अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन हाफ करूं तो रेट क्या होगा? हाफ। अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल करूं तो रेट क्या होगा? डबल। अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज करूं तो रेट क्या होगा? 3 टाइम्स इंक्रीज। अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन 9 टाइम्स इंक्रीज करूं तो रेट क्या होगा? 9 टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर इस पावर की वजह से क्या होता है? चेंज। फॉर एग्जाम्पल एक और काम करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 3a इंटू प्रोडक्ट, सही है, गौर से देखिए जरा। मैंने लिखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए और उसके पास पावर क्या है? 3। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी है, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने का मतलब मैंने आपको बकायदा लिखकर बताया, तो बताओ रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा होगा? तो आप कहेंगे 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब है रेट कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है? 8 टाइम्स। लेकिन डिफरेंस तो 6 का है। सही, किसका डिफरेंस? कहाँ है डिफरेंस? 8 और 2 में तो डिफरेंस 6 का है ना, तो वो 6 भी होगा। डिफरेंस तो नहीं निकाल रहे हैं ना, हमने कहीं पर डिफरेंस की बात नहीं की, हम तो सिर्फ पावर्स को सॉल्व कर रहे हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 हो जाए, तो अब आप जब तक आंसर नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 ना करें। इसका मतलब ये है आप 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं। सही है, पावर्स को सॉल्व करना बता रही हूँ आपको, इसीलिए आपको ये बात बताई भी है लिखकर, क्यूब, 4 टाइम्स, स्क्वायर। हम अक्सर समझते हैं स्क्वायर की बात तो हमें समझ आ गई, इसका मतलब हमें बाकी सब भी समझ आ जाए, लेकिन आपको ये कोफिशिएंट एज अ पावर के तौर पे सॉल्व करना आना चाहिए। सही है, इसमें ना ये ट्रिकी एमसीक्यूज बनते हैं, बकायदा इक्वेशन भी दी जाती है और फिर कहा जाता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें तो रेट पे क्या फर्क पड़ता है, अगर रेट हाफ हो जाए तो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा होगा। सही है, डिफरेंस नहीं है, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी उसने कहा कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, ऐड भी नहीं हो रहे, इसीलिए वहां डिफरेंस जैसा वर्ड लेकर ना आए कि डिफरेंस तो 6 का है या 5 का है, हमें डिफरेंस देखना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है अगर रेट चेंज हो रहा है, तो रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। सही है, इसे क्विकली जरा रिव्यू कर लें, उसके बाद हम आगे पहुंचते
हाँ बेटा, नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन फैक्टर क्या था आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कभी आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट का इफेक्ट हम नहीं बता सकते क्योंकि वो कोई फैक्टर ही नहीं है। सही है। रेट पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पर, यानी रिएक्टेंट जितना ज्यादा या कम होगा उतना ही रेट पर फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड वन, अगर आपसे कहूं तो मैंने यहाँ पे लिखा सरफेस एरिया। सही है, आसान बात है, मुझे लगता है आप लोग जल्दी प्रेडिक्ट कर दो एज कम्पेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया, मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कोई रिएक्टेंट गैस है ना, उसके लिए आपके गिवन है, लेकिन अगर रिएक्टेंट आपके पास कौन है, मोस्टली सॉलिड, तो ये फैक्टर वहां पर जरूर एप्लीकेट। सही है। क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन करते हैं, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाता है जिंक क्लोराइड और एच। जिंक यहाँ पर है सॉलिड और HCl यहाँ पर क्या है, एक्वस। अब जिंक मैंने ले लिया यहाँ पर चंक्स के फॉर्म में ले लिया, सही, स्टोन के फॉर्म में ले लिया, और मैं उसके ऊपर HCl ऐड कर रही हूँ, वो इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा जब तक कि हम उसका सरफेस एरिया ना बढ़ाएं, यानी कि हम उसे पाउडर कंडीशन पर लेकर आए। सही, यानी हमें ये बात समझ आती है कि सॉलिड के लिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा। सही है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत जल्दी इन कांटेक्ट आते हैं और रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर किसकी बात नहीं की, मैंने यहाँ पर लिक्विड की बात की। सही है, लिक्विड सरफेस एरिया की वजह से रिएक्शन में कोई फर्क नहीं डालता। क्यों नहीं डालता है, क्योंकि सरफेस एरिया की वजह से एवोप्रेशन में तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ने का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है सरफेस एरिया आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन से रिएक्टेंट के लिए बात हो रही है, सॉलिड रिएक्टेंट्स के। सही है, तब आप यहाँ पे कहेंगे कि हाँ अगर सॉलिड रिएक्टेंट है तो आप आसानी से कह देंगे ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन, या लार्जर द सरफेस एरिया ग्रेटर वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन गैस के लिए और लिक्विड के लिए आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? सही है। थर्ड वन फैक्टर कोई आपको बताओ अगर आपके दिमाग में है। टेम्परेचर। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम करने से रेट ज्यादा होगा, क्या होगा, इंक्रीज। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बताया। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और ऐसा क्यों है, टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। और आप जानते हैं कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वेलोसिटी भी क्या है, ज्यादा। वेलोसिटी ज्यादा होने से नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, यानी नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, और इसीलिए ज्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है, एग्जांपल सुनो, समर सीजन में ना फूड आइटम बड़ी जल्दी खराब होते हैं। सही है, या फिर मिल्क सॉर्स इनटू द कर्ड हम उसको बड़ी आसानी से बनाते हैं, तो ऐसा होता है, तो इसलिए क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा होता है, ज्यादा। सही है। अच्छा, अब एक और, समर सीजन में हमने ये भी लिखा, गैसेस में पढ़ के आए कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो गैस सिलेंडर बड़ी आसानी से बर्स्ट होते हैं। तो समर सीजन में CNG सिलेंडर्स और जो आपके पास LPG सिलेंडर्स होते हैं, चाहिए वो खुद ब खुद बर्स्ट आउट हो जाते हैं अगर उसका टेम्परेचर का हमने या ओपन एयर का ख्याल नहीं रखा तो। क्यों होता है, क्योंकि इंटरनली टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनली क्या हो रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है और नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से वो आपस में भी टकराते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर में भी इम्पैक्ट डालते हैं और हमारे पास में वॉल्स की हो जाती है, बस होता है। नहीं, तो ये हमको याद रखना है कि पहला फैक्टर था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा फैक्टर क्या था आपके पास, सरफेस एरिया। बट सरफेस एरिया जनरल नहीं है फैक्टर,
क्यों नहीं जाना, क्योंकि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉलिड रिएक्टर। और टेम्परेचर हर एक के लिए, आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए, तो ये हमें बात याद रखनी है। अच्छा, आप चाहे किसी भी बुक से इसे रीड करते हैं, आपके पास ना इससे रिलेटेड एक ग्राफ भी है, अगर आप देखना चाहें। इस ग्राफ से भी ना अक्सर ये बातें पूछी जाती हैं, T1 T2 करके, T2 T1 करके, और यहाँ पर आपके पास जो है वो ये बनाया जाता है कि देखो टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास क्या हो रहा है, कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए है कि आप एक बार उस ग्राफ को पढ़ लें, आप एक बार उस ग्राफ की ना लेबलिंग पढ़ लें। कभी कभी उस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी सिर्फ इसकी ट्रिकी एमसीक्यू को बनाने के लिए पूछ लिया जाता है, वरना आप इसका रिवर्स भी जानते हैं। हम रेफ्रिजरेटर्स क्यों